हेलो एवरीवन, मैं हूं आतिफा और ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय महिला वैज्ञानिकों की भूमिका पर। हमारा आज का यह आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख व्हाई इज इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस सेलिब्रेटेड ऑन February 11 के सारांश पर आधारित है। इस आर्टिकल में टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल है और साथ ही ये सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड से जुड़ा है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। दरअसल हाल ही में विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों से संबंधित 8वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 11 फरवरी को प्रत्येक वर्ष ये दिवस मनाया जाता है। असल में मार्च 2011 में महिलाओं की स्थिति को लेकर संयुक्त राष्ट्र सभा ने एक प्रस्ताव अपनाया, जिसका उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं और लड़कियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना था। साथ ही पूर्ण रोजगार और अच्छे काम के लिए महिलाओं की समान पहुंच को बढ़ावा देने को लेकर शिक्षण और प्रशिक्षण प्रदान करना था। इस संबंध में 20 दिसंबर 2013 को महासभा ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर एक संकल्प अपनाया। इस संकल्प में इस बात को दोहराया गया कि महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उनकी पूर्ण और समान पहुंच होनी चाहिए। गौरतलब है कि इस वर्ष का विषय आइडियाज यानी इनोवेट, डेमोन्स्ट्रेट, एलिवेट, एडवांस और सस्टेन है, जिसका उद्देश्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित क्षेत्रों में महिलाओं की समान पहुंच और भागीदारी को सुनिश्चित करना है। इस संबंध में 2030 के सतत विकास लक्ष्य और इसके 17 वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और विज्ञान के क्षेत्र में शामिल महिलाओं के बीच एक लिंक स्थापित करना है। साथ ही उनके बीच एक व्यवस्थित और महत्वपूर्ण तरीके से ज्ञान और विशेषज्ञता का सही दिशा में प्रयोग करना है। गौरतलब है कि प्राचीन काल से ही भारत विज्ञान और गणित के क्षेत्र में अपने समृद्ध योगदान के लिए प्रसिद्ध रहा है। इस संबंध में एक संख्या और दशमलव प्रणाली के रूप में शून्य की खोज भारत के प्रतिभाशाली गणितज्ञों की दुनिया को अनमोल देन है। भारत का गौरवमयी इतिहास कई महान वैज्ञानिकों के उदाहरणों से भरा पड़ा है, जिन्होंने भारत सहित दुनिया को बहुत कुछ दिया है। दरअसल इनमें कई महिला वैज्ञानिक भी हैं, जिन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इस संबंध में उन महिला वैज्ञानिकों का जीवन उन सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए रोल मॉडल है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना चाहती हैं। तो आइए आज के इस विशेष आर्टिकल में हम भारत की उन महत्वपूर्ण महिला वैज्ञानिकों और उनके योगदान की चर्चा करते हैं। एडवलत कक्कत जानकी अम्मल एक वनस्पति शास्त्री थीं, जिन्होंने पादप प्रजनन, साइटोजेनेटिक्स और फाइटोजियोग्राफी पर काम किया। उन्होंने 1921 में प्रेसिडेंसी कॉलेज से वनस्पति विज्ञान में ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की। गौरतलब है कि 1900 के दशक में अम्मल ने वनस्पति विज्ञान को चुना, जो महिलाओं के लिए उस समय एक असामान्य पसंद थी। अम्मल 1977 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय वैज्ञानिक थी, जो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के महानिदेशक के प्रतिष्ठित पद पर आसीन हुई। 80 साल की उम्र में जानकी अम्मल ने जैव विविधता के समृद्ध केंद्र के संरक्षण का आह्वान करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास किया। असल में पहली भारतीय महिला वनस्पति शास्त्री कहलाने वाली अम्मल एक प्रतिभाशाली पादप वैज्ञानिक के रूप में इतिहास के पन्नों में अपनी छाप छोड़ती हैं। इस संबंध में उन्होंने आज भी उगाई जाने वाली कई संकर फसल प्रजातियों को विकसित किया। जानकी अम्मल ने गन्ने और बैंगन के अध्ययन को लेकर भारतीय वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया। इस संबंध में मीठे गन्ने की किस्में शामिल हैं, जिन्हें भारत विदेशों से आयात करने की बजाय अपनी भूमि पर उगा रहा है। इसके बाद भारत की समृद्ध वैज्ञानिक और चिकित्सा क्षेत्र में आनंदीबाई जोशी का नाम सबसे आगे है। असल में आनंदीबाई जी का पूरा नाम आनंदीबाई गोपालराव जोशी था। ये पहली महिला डॉक्टर हैं जिन्होंने पश्चिमी चिकित्सा को भारत में स्थापित किया। डॉक्टर जोशी ने संयुक्त राज्य अमेरिका में रहकर पश्चिमी चिकित्सा विषय में 2 साल की डिग्री हासिल की। साथ ही इनको चिकित्सा विषय में स्नातक करने वाली भारत की तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी की पहली महिला होने का गौरव भी हासिल है। उन्होंने भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कई महिलाओं को प्रेरित किया। इस संबंध में आनंदीबाई की चिकित्सा के क्षेत्र में एक समृद्ध विरासत है। इसके बाद नाम आता है कमला सोहोनी का, जो एक भारतीय बायोकेमिस्ट थी और 1939 में वैज्ञानिक अनुशासन विषय में PhD प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनी।
वैज्ञानिक अनुशासन में पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाली कमला सोहोनी ने IISc यानी भारतीय विज्ञान संस्थान में रिसर्च फेलोशिप के लिए आवेदन किया और उन्हें केवल इसलिए अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि वो एक महिला थीं। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में उनके प्रवेश और कार्य ने इतिहास में पहली बार महिलाओं को संस्थान में स्वीकार किए जाने का मार्ग प्रशस्त किया। गौरतलब है कि वो प्रोफेसर CV रमन की पहली महिला शोध छात्रा थीं, जो तत्कालीन IISc निदेशक थे। उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण डॉक्टर रमन ने उन्हें और भी शोध करने को प्रेरित किया। आगे चलकर उन्होंने अपने शोध में पाया कि पौधे के ऊतक की प्रत्येक कोशिका में एंजाइम साइटोक्रोम C होता है, जो सभी पौधों की कोशिकाओं के ऑक्सीकरण में शामिल होता है। इस कड़ी में अगला नाम पश्चिम बंगाल में जन्मी असीमा चटर्जी का आता है, जो एक जैविक रसायन की विशेषज्ञ थीं। असल में किसी भारतीय विश्वविद्यालय से पहली भारतीय महिला डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल करने का श्रेय असीमा चटर्जी को ही प्राप्त है। वो वैज्ञानिक अनुसंधान की देखरेख करने वाली प्रमुख संस्था भारतीय विज्ञान कांग्रेस की महासचिव के रूप में चुनी जाने वाली पहली महिला भी थीं। उन्होंने 1936 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से रसायन विज्ञान में स्नातक किया और फिर शोध किया। इनका शोध कार्बनिक रसायन और फाइटो मेडिसिन के क्षेत्र में अपने काम के लिए विख्यात है। एक भारतीय रसायनज्ञ के रूप में कार्बनिक रसायन विज्ञान और फाइटोकेमिस्ट्री यानी पौधों से प्राप्त रसायन के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय कार्य हैं। उनके सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में विंका अल्कोलॉइड्स, जो कि पेरिविंकल से प्राप्त होता है और कैंसर विरोधी गुणों के लिए जाना जाता है, उस पर शोध शामिल है। इसके अलावा इनको मिर्गी रोधी और मलेरिया रोधी दवाओं के क्षेत्र में योगदान के लिए भी जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं राजेश्वर चटर्जी की, जो एक महान भारतीय वैज्ञानिक और शिक्षाविद थीं। इनको कर्नाटक राज्य की पहली महिला इंजीनियर होने का गौरव प्राप्त है। डॉक्टर राजेश्वरी को 1946 में विदेश में अध्ययन करने के लिए सरकारी छात्रवृत्ति मिली। उन्होंने अमेरिका के प्रसिद्ध मिशिगन विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग से मास्टर डिग्री प्राप्त की। डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने के बाद वो भारत लौट आईं और भारतीय विज्ञान संस्थान में इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग में अपने पति के साथ एक संकाय सदस्य के रूप में पद संभाला। गौरतलब है कि IISc के एक संकाय सदस्य के रूप में उन्होंने अपने पति के साथ माइक्रोवेव अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित की, जहां उन्होंने माइक्रोवेव इंजीनियरिंग पर उल्लेखनीय काम किया। अब इस कड़ी में एक और बड़ा नाम सामने आता है कल्पना चावला का। निश्चित तौर पर आप भी इस नाम से परिचित ही होंगे। कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और एरोस्पेस इंजीनियर थीं। दरअसल कल्पना चावला अंतरिक्ष में कदम रखने वाली भारतीय मूल की प्रथम अंतरिक्ष यात्री हैं। कल्पना चावला 1982 में संयुक्त राज्य अमेरिका चली गईं और 1984 में अर्लिंगटन में टेक्सास विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की। इसके अलावा 1986 में उन्होंने दूसरी बार मास्टर की डिग्री प्राप्त की। आगे चलकर उन्होंने कोलोराडो बोल्डर विश्वविद्यालय से 1988 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD की। दरअसल उन्होंने पहली बार 1997 में एक मिशन विशेषज्ञ और प्राथमिक रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में स्पेस शटल कोलंबिया में उड़ान भरी। चावला उस चालक दल के सदस्यों में से एक थीं जिनकी 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष यान कोलंबिया आपदा में मृत्यु हो गई थी। ये घटना अंतरिक्ष यान के पृथ्वी के वायुमंडल में लौटते समय हुई। इसके बाद बात करें तो स्त्री स्वास्थ्य के मामलों में इंदिरा हिंदुजा को कौन नहीं जानता है। डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा एक भारतीय स्त्री रोग विशेषज्ञ, प्रसूति विशेषज्ञ और बांझपन विशेषज्ञ हैं। उन्होंने भारत को गिफ्ट यानी कि गैमेटे इंट्राफोलोपियन ट्रांसफर तकनीक दी, जिसके परिणाम स्वरूप 4 जनवरी 1988 को भारत के पहले गिफ्ट बच्चे का जन्म हुआ। इससे पहले उन्होंने 6 अगस्त 1986 को KEM अस्पताल में भारत के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी को जन्म देने का सफल परीक्षण किया था। गौरतलब है कि डॉक्टर इंदिरा को रजोनिवृत्ति और समय से पहले डिंब ग्रंथि विफलता के रोगियों के लिए एक oocyte दान तकनीक विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। इस संबंध में 24 जनवरी 1991 को इस तकनीक से देश का पहला बच्चा पैदा हुआ। एक समुद्र विज्ञानी के रूप में डॉक्टर अदिति पंत का नाम महत्वपूर्ण समुद्र विज्ञानियों में से एक है। डॉक्टर अदिति भूविज्ञान और समुद्र विज्ञान का अध्ययन करने के लिए भारतीय अभियान के एक भाग के रूप में 1983 में अंटार्कटिका जाने वाली पहली भारतीय महिला थीं। जब वो पुणे विश्वविद्यालय में BSc की छात्रा थीं, तब उन्हें एलिस्टर हार्डी की पुस्तक द ओपन सी के बारे में जानने के बाद ओशनोग्राफी लेने की प्रेरणा मिली। उन्हें हवाई विश्वविद्यालय में समुद्री विज्ञान विषय में MSc का अध्ययन करने के लिए अमेरिकी सरकार से छात्रवृत्ति मिली। गौरतलब है कि उन्होंने वेस्टफील्ड कॉलेज लंदन विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि प्राप्त की।
उनकी पीएचडी थीसिस समुद्री शैवाल के शरीर विज्ञान विषय पर आधारित है। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान और राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला में भी काम किया। अब इसके बाद मिसाइल मैन के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप मिसाइल वुमेन के बारे में जानते हैं? दरअसल टेसी थॉमस को भारत की मिसाइल वुमेन के रूप में जाना जाता है। गौरतलब है कि टेसी थॉमस ने लंबी दूरी की मिसाइल प्रणालियों के लिए मार्गदर्शन योजना तैयार की, जिसका उपयोग सभी अग्नि मिसाइलों में किया जाता है। मिसाइल तकनीक में डॉक्टरेट के साथ वो भारत में मिसाइल परियोजना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला वैज्ञानिक हैं। इस संबंध में वो 1988 में डीआरडीओ में शामिल हुई और उन्होंने मार्गदर्शन, प्रक्षेपवक्र, अनुकरण और मिशन डिजाइन में योगदान दिया। उन्हें 2001 में आत्मनिर्भरता में उत्कृष्टता के लिए डीआरडीओ अग्नि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथ ही वो कई फेलोशिप और मानद डॉक्टरेट की प्राप्तकर्ता भी हैं। इसके बाद बात करते हैं रितु करिधाल की। रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के रूप में जानी जाने वाली रितु करिधाल चंद्रयान 2 मिशन की निदेशक थीं। इस संबंध में उन्हें भारत की सबसे महत्वाकांक्षी चंद्रयान 2 मिशन परियोजना में उनकी भूमिका के लिए सम्मानित किया गया। वो स्वायत्तता प्रणाली के विवरण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार थीं, जो स्वतंत्र रूप से अंतरिक्ष में उपग्रह के कार्यों को संचालित करती थी और खराबी के लिए उचित प्रतिक्रिया देती थी। दरअसल एरोस्पेस इंजीनियर रितु करिधाल 2007 में इसरो में शामिल हुई। इस संबंध में वो भारत की मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मॉम मंगलयान की उप संचालन निदेशक भी थीं। उन्हें 2007 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से इसरो युवा वैज्ञानिक पुरस्कार भी मिला। आइए बात करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय महिलाओं की स्थिति की। गौरतलब है कि डीएसटी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने एक सर्वेक्षण किया। इस संबंध में डीएसटी द्वारा संकलित डेटा से पता चलता है कि 2018-19 में अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में 28% महिलाएं शामिल थीं, जो 2000-2001 के आंकड़ों से 13% अधिक है। दरअसल ये वृद्धि सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों या योजनाओं के कारण हुई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने 2030 तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को 30% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इस संबंध में CSIR यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में डॉक्टर एन कलेसेल्वी की हालिया नियुक्ति विज्ञान अनुसंधान में महिलाओं की भागीदारी को रेखांकित करती है। अनुसंधान एवं विकास में महिला प्रधान अन्वेषकों की संख्या 2016-17 में 941 हो गई है, जबकि 2000-2001 में ये मात्र 232 थी। दरअसल इस क्षेत्र में महिला शोधकर्ताओं की संख्या 2015 के 13.9% से बढ़कर 2018 में 18.7% हो गई है। हालांकि समग्र रूप में देखें तो ये आंकड़े वृद्धि की प्रवृत्ति प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन जब प्राकृतिक विज्ञान, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में महिला शोधकर्ताओं से तुलना की जाए तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में ये संख्या कम ही है। इसी तरह उच्च शिक्षा पर AISHE यानी अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2019 के अनुसार स्नातक स्तर पर विज्ञान शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी क्रमशः 53% और मास्टर स्तर पर 55% है, लेकिन डॉक्टरेट स्तर पर महिलाएं 44% हैं, जबकि पुरुष 56% हैं। गौरतलब है कि भारत में विज्ञान शोधकर्ताओं की संख्या 2014 में 30,000 से दोगुनी होकर 2022 में 60,000 से अधिक हो गई है। इस संबंध में बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा 40% और मेडिसिन में 35% महिलाओं की भागीदारी है। इसी तरह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के 97 वैज्ञानिकों में 35 महिलाएं हैं। इसमें भी बड़ी उपलब्धि ये है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के 18 में से 11 डिवीजन अब महिलाओं के नेतृत्व में हैं। आइए अब इस संबंध में आगे की राह या निष्कर्ष पर बात करते हैं। तो भारत दुनिया के कुछ ही चुनिंदा देशों में है जहां महिला वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की संख्या में कमी है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में वृद्धि देखने को मिली है। इस संबंध में स्टेम में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व और असमानता का कारण समाज में गहरी जड़ें जमा चुके सामाजिक कलंक, भेदभाव, पूर्वाग्रह और सामाजिक मानदंड हैं, जिसके कारण उन्हें प्राप्त होने वाली शिक्षा और उनके द्वारा अध्ययन किए जाने वाले विषयों की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इस संबंध में ये विचलन न केवल एक चूके हुए अवसर को दर्शाता है, बल्कि समाज में असंतुलन को भी उजागर करता है, जहां एक लिंग को सीमाओं और प्रतिबंधों से दबा दिया जाता है। भारत में स्टेम में कुल स्नातकों में से लगभग 43% महिलाएं हैं, जो तुलनात्मक रूप से बेहतर हैं। हालांकि अनुसंधान विकास संस्थानों और विश्वविद्यालयों में केवल 14% वैज्ञानिक, इंजीनियर और प्रौद्योगिकीविद हैं। इस संबंध में स्टेम में लैंगिक समानता का आकलन करने के लिए एक व्यापक चार्टर और एक रूपरेखा विकसित करने के लिए
एक पायलट प्रोजेक्ट गति यानी जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस की घोषणा की गई। इसके परिणाम स्वरूप ये न केवल महिलाओं को उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा, बल्कि विज्ञान स्वयं उनके प्रतिनिधित्व से लाभान्वित होगा। इस संबंध में स्टेम शिक्षा न केवल समस्या समाधान करती है, बल्कि अगली पीढ़ी को नव प्रवर्तक भी बनाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आने वाले समय में भारत की महिलाएं इस क्षेत्र में और भी ऊंचा मुकाम हासिल करेंगी। चलिए अब नोट कर लीजिए आज का सवाल। महत्वपूर्ण भारतीय महिला वैज्ञानिकों का परिचय देते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारतीय महिलाओं की वर्तमान स्थिति पर चर्चा कीजिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और खास टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।